नहीं करी ना ये 10th यूनिट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स। तो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 जो कि है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब ट्रेनिंग किस तरह से स्पोर्ट्स में की जाती है, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सकता है, किस तरह से इंजरी से बचा जाता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली स्पोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मोटर कंपोनेंट्स को तो हम छोड़ नहीं सकते। मोटर कंपोनेंट्स ये वर्ड बार बार आपके जहन में आता होगा, बार बार हमने डिस्कस किया है, 11th क्लास से ही कर रहे हैं। मोटर कंपोनेंट्स पांच होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इन पांचों की डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स, कैसे इनको इंप्रूव करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम लोग सर्किट ट्रेनिंग के बारे में भी समझेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ के बारे में। कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, आपको एक इमेज दिख रही होगी। कौन सी गेम की इमेज है ये? सर वेट लिफ्टिंग। यस, वेस गुड। वेट लिफ्टिंग। अभी इंडिया का मेडल आया था वेट लिफ्टिंग में, पहले दिन ही आया था। कौन सा मेडल आया था, किसने निकाला था? मेरा भाई चांद में से। सिल्वर आया था। यस, मीराबाई चानू जी ने निकाला था ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल। ओके। तो इसके अंदर इस एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए आपको स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इतनी नहीं चाहिए जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो वही एक आइडिया इस फोटो से लग जाता है कि यहाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है, टाइप्स एंड मेथड्स क्या है स्ट्रेंथ को प्रूव करने के, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक, वही आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। मींस मसल्स की वो एबिलिटी जिसमें वो रेजिस्टेंस से ऊपर निकल सके, रेजिस्टेंस को पार पा सके। एक आउटर फोर्स उस पर लग रहा है मसल के ऊपर, एक वेट, एक लोड उनके ऊपर पड़ रहा है और वो उस लोड से निकल के बाहर निकल रही हैं, उसको बियर कर पा रही है। दैट इज स्ट्रेंथ। फैसिलिटेट द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज एज इट अफेक्ट्स ऑर्गेनिक एफिशिएंसी। तो ये क्या करते हैं, साथ साथ स्ट्रेंथ आपकी ऑर्गेनिक एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। तो बॉडी क्या है, डिजीज के खिलाफ लड़ पाती है, उनको रेजिस्ट कर पाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ अ फोर्स अ मसल और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट। तो मसल, कोई सिंगल मसल या ग्रुप ऑफ मसल कितना फोर्स जनरेट कर सकता है एक बारी के अंदर, कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसको भी हम स्ट्रेंथ से देख सकते हैं। देन इट इज अचीव बाय वॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शन। मींस मसल्स कंट्रैक्ट कितनी अच्छे से करती हैं, कितनी तेजी से करती हैं, उतना बेटर स्ट्रेंथ वहां पे अचीव किया जा सकता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। बिल्कुल, अभी वेट लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग के लिए अलग स्ट्रेंथ चाहिए, शॉट पुट के लिए अलग स्ट्रेंथ चाहिए। एक वेट लिफ्टर एक शॉट पुट के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। सेम शॉट पुट का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, वो वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर के साथ compete नहीं कर सकता। हालांकि दोनों में ही स्ट्रेंथ चाहिए। एक लॉन्ग जंपर है, क्या लॉन्ग जंपर वेट लिफ्टिंग कर सकता है उस लेवल की जैसे वेट लिफ्टर्स करते हैं? नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। एक फोटो में आपको दिख रहा होगा रोमन रिंग्स, यहाँ पे जिम्नास्टिक्स में होते हैं। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इस रिंग्स को पकड़ के सिर्फ हवा में लटकने के लिए भी, और बॉडी को इस तरह हॉरिजॉन्टली पैरेलल कर लेना, बहुत अमेजिंग स्ट्रेंथ चाहिए, कोर, शोल्डर, पूरी बॉडी की एक तरह से। तो स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे, इसको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ एंड अनदर इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक वर्ड जहां भी आ जाता है मतलब उसकी बात हो रही है जहां मूवमेंट हो रही है। डायनामिक मीन्स मूवमेंट, स्टैटिक मीन्स जहां मूवमेंट नहीं हो रही। तो इसी से हम समझ लेते हैं। Dynamic strength is also called isotonic strength because it is related to the movement which is clearly visible. तो इसको हम आइसोटोनिक भी बोलते हैं। आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक वर्ड, आइसोमेट्रिक वर्ड, आइसोकाइनेटिक एक और आएगा। इनको अच्छे से समझ लो क्योंकि एक्सरसाइज भी इनके बेस पे आने वाली है, क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आ जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आइसोटोनिक का मीन्स जहां पर जो मूवमेंट है वो दिख रही है, जहां पे मसल लेंथ चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ मीन्स ऐसी एक्सरसाइज इनमें मसल मूव करती है, मसल की लेंथ चेंज होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, एक्सपैंड करती है, उसको बोलेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ। जैसे पुशअप्स ही है, पुशअप जब हम करते हैं तो पुशअप्स में हम नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं। तो हमारी चेस्ट कंट्रैक्ट करती है, हमारी ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स की मसल लेंथ चेंज होती है, वो कंट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपैंड करती है, तो इसको बोलेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्क्वाट्स हम कर रहे हैं, बेंच प्रेस हम लोग कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज, डंबल कर्ल कर रहे हैं, हम डंबल को उठा रहे हैं, ऊपर लेके आ रहे हैं,
बाइसेप्स छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, नीचे लेके आते हैं बाइसेप्स की लेंथ लंबी हो जाती है, उसका एंगल बढ़ जाता है। तो क्या है, हमको मूवमेंट दिख रही है, क्लियरली विजिबल हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ताकत भी लग रही है, जान भी लग रही है, वहां पे वो मसल काम भी कर रही है। ये सारी चीजें हमें फील भी हो रही है, दिख भी रही है। जो कर रहा है उसको तो पता लग रहा है, जो सामने से देख रहा है उसको भी पता लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक स्ट्रेंथ, या फिर अदर टर्म में बोलेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑफ डिमिनिशिंग टेंडेंसी इन विच मसल रिफ्यूजेस टू वर्क आफ्टर सम टाइम्स। तो डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है कि मसल जल्दी थक जाती है। स्टैटिक हो सकता है, अगर होल्ड करना हो, आपको ये बोला जाए कि आपको डंबल को होल्ड करके रखना है, खाली पकड़ के खड़े रहना है, 5 किलो का डंबल है, तो आप ज्यादा देर खड़े रह पाएंगे इन कंपैरेटिव। अगर बोला जाए कि आपको डंबल कर्ल करना है, उसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज करोगे जल्दी हाथ थक जाएगा। 5 किलो छोड़ो, 2 किलो, 1 किलो भी करोगे तो भी एक टाइम के बाद बहुत जल्दी मसल भर सी जाएंगी। जो लोग जिम जाते हैं, ये एक्सरसाइज जिन्होंने करी है, कभी वेट ट्रेनिंग करी है, वो लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऋतिक रोशन का जो सर कबीर वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें भी तो सर उसको 2 किलो से शुरू किया था। हाँ, क्योंकि उसको बहुत सारी मल्टीपल इंजरी थी, उसको लोअर बैक की इंजरीज थी, काफी सारी, मोटा हो गया था। होता ही है, जब आप वर्कआउट छोड़ देते हो तो मसल स्ट्रेंथ लो होने लगती है, नीचे आने लगती है। फिर जब आप वापस शुरू करते हो, ऋतिक रोशन जैसे लोग क्या है, ये इनके पास कोचेज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, इनके पास टीम होती है, तो ये पूरा उन पर छोड़ देते हैं और जैसे वो बोलते हैं वैसे ही करते हैं। मगर हमारे यहाँ हर गली में एक ऋतिक रोशन घूमता है, जो जिम के अंदर जाके कभी ऋतिक रोशन का रूप धारण कर लेता, इच्छाधारी है वो, इच्छाधारी। कभी जॉन अब्राहम बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। जिस दिन उसका मन करेगा वो 100 किलो उठाने की सोचेगा, जिस दिन उसका मन करेगा तो वो भटूरे खा के जिम के पड़ोस से ही वापस आ जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग में तरीके से चलना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन स्पोर्ट्स मूवमेंट स्ट्रेंथ अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म व्हिच आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो हर ट्रेनिंग मूवमेंट में, हर स्पोर्ट्स मूवमेंट में स्ट्रेंथ डिफरेंट तरीके से निकल के आती है, या डिफरेंट फॉर्म में, या कह सकते हैं उसको क्लासिफाई कर दिया फर्दर 3 फॉर्म के अंदर। इसके नाम को ब्रेक करेंगे तो ही इसके अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगती है, मतलब सबसे ज्यादा पावर जहाँ है, मतलब एक ही बार आपको कोई काम करना है, कि आपको एक ही बार करना है, सबसे ज्यादा आप उसमें वजन उठा सकें या फेंक सकें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वेट लिफ्टर्स। वेट लिफ्टर्स क्या करते हैं, जमीन से वजन उठाते हैं, एक ही बार उठाते हैं। वेट लिफ्टिंग में 2 इवेंट फर्दर होते हैं, क्लीन एंड जर्क होता है, स्नैच होता है। स्नैच में डायरेक्ट उठाना होता है, क्लीन एंड जर्क के अंदर पहले क्लीन करते हैं, उसको उठाते हैं, चेस्ट लेवल तक लेके आते हैं, देन जर्क करते हैं। तो इन दोनों का बाद में टोटल लगता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर क्या हुआ कि एक ही करना है। सेम विद पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के अंदर 3 इवेंट होते हैं, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। सिर्फ एक ही रैप करना होता है। अगर किसी को बोला जाए कि आपको जमीन से वेट उठाना है, स्नैच करना है, डायरेक्ट ऊपर उठाना है और 10 बार ही करना है ऐसा, तो और फिर उसको बोला जाए कि अब आपको 5 रैप करने हैं और अब आपको 1 रैप करना है, तो ऑब्वियसली जब उसको एक ही रैप करना है वो ज्यादा वजन उठा सकता है। अगर हम आपको भी बोलें कि एक वजन आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको बार बार ऊपर नीचे करना है और फिर उस धीरे धीरे वजन को बढ़ाया जाए, तो हो सकता है शुरू में आप 10 निकाल पा रहे हो, फिर 5 निकाल पा रहे हो, 3, 2, और एक लेवल ऐसा आएगा जब आप एक ही निकाल पाएंगे। उसके बाद आप और बढ़ाते हैं तो शायद एक भी ना निकले। तो जो एक निकल के आए ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जहां आपका 100% स्ट्रेंथ लगा सिंगल रेपिटेशन में, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल्स, वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स, परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। देन बात करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की। तो ऐसी स्ट्रेंथ जो एक्सप्लोड करके निकलती है, मसल्स एक बार में पूरा ब्लास्ट करता है सारा फोर्स को एकदम से। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, लॉन्ग जंप है, हाँ, या फिर शॉट पुट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सारी स्ट्रेंथ है आपको गैदर करके एक साथ एक झटके में लगानी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में भी एक रैप निकाल रहे हो, है ना, वहां वजन बहुत सारा उठा के रख रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया, एक झटके से लगाया, झटका दिया, जर्क दिया। लॉन्ग जंप में जितना ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगा, एक्सप्लोड करेगा, तो ज्यादा दूर जाएंगे। ब्रॉड जंप और करते थे हमने, 100 बच्चे 100 भारत एक्टिविटी करी थी स्कूल के अंदर, तो हम खड़े खड़े एक जगह से आगे तक कूदते थे। उसी से जज हो जाता है कि किसकी लॉन्ग जंप बेटर आएगी, तो पता लग जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किसकी कितनी ज्यादा है। देन थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस वर्ड जहां जुड़ गया, मींस टू वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग। मतलब आप थके हुए हो, फटीग है, लैक्टिक एसिड बन रखा है, फिर भी आप कोई काम कर रहे हो, तो एंड्योरेंस है। अब जब उसमें स्ट्रेंथ जुड़ जाती है तो मींस उसी काम में अगर आपके ऊपर रेजिस्टेंस आ जाए, वेट आ जाए, लोड आ जाए, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात आ जाएगी। मतलब आपको बोला जाए कि आप यहाँ से भागो, रनिंग कर रहे हो, और सपोज आपको 1 किलोमीटर का टारगेट दिया जाए, आप में से 10 बच्चों को, हो सकता है कि 10 में से 10 के 10 1 किलोमीटर कर लें, चाहे कोई स्लो करे चाहे कोई फास्ट करे। अब 10 के 10 बच्चों के ऊपर 10 बच्चे और पीठ के ऊपर चढ़ा दिए जाए, दोस्त उनके पार्टनर्स बुला ले जाए और बोले आपको इनको पीठ पे लेके 1 किलोमीटर भागना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं कर पाएगा शायद। क्या बोल रहे हो सर? आपने क्या बोला, 10 बच्चे पीठ पे चढ़ाने या फिर एक बच्चे चढ़ाना है?
10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मतलब 10 बच्चे हो आप लोग हो, 10 हो, और 10 यस पार्टनर और बुला लिए ना आपके, एक एक पार्टनर और बुला लिया और यस सबकी सर, पीठ पे यस एक सर। एक लदवा दिया। अब बोला जाए कि 1 किलोमीटर भागो, तो कितने भाग पाएंगे 1 किलोमीटर? मुझे नहीं लगता कोई 1 किलोमीटर भाग पाएगा, है ना। तो सर हो सकता है बीच में कि गिर के कोई पैर छिल जाएगा। कुछ, हाँ कुछ भी हो सकता है कि एक आधा कोई निकला है, बहुत अच्छी फिटनेस उसकी हो, या उसकी पीठ पे कोई हल्का वाला चढ़ा हो, मतलब कुछ भी, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो कितने आप किसी रेजिस्टेंस के साथ, किसी लोड के साथ कितने लंबे टाइम तक काम कर पा रहे हो, दैट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तीनों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में जो लोग रनर्स करते हैं, रनिंग करते हैं, वो जनरली ट्रेनिंग के टाइम पे एंकल वेट्स और ये सब बांध के करते हैं, तो एक लोड डाल के करते हैं, या फिर वेट जैकेट्स भी आती हैं, या फिर अगर आपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाले मैराथन रनर्स इन सबको देखा हो, तो वो जैकेट्स पहनते हैं जिसके अंदर वो अपने हाइड्रेशन के लिए बॉटल्स और ब्लैडर्स पानी के वो लोड करके चलते हैं, 1-1, 2-2 लीटर, 3-3 लीटर। तो कहीं ना कहीं वो एक लोड रहता है उनकी बॉडी के ऊपर, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो का एक्स्ट्रा, तो इसको भी हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के उसमें देख सकते हैं। हालांकि जब वो पानी पी लेंगे, कम हो जाएगा, लोड हटाती है, तब वो एंड्योरेंस पे आ जाएगा। देन हम बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ जो कि रुके हुए, मतलब स्टैटिक मोशन के लिए यूज होती है, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, जहां पे मसल की लेंथ चेंज होती हुई नहीं दिख रही। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मसल छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। डंबल कर्ल क्या होता है, दिखता है बाइसेप्स कर्ल होते हैं, जो हम ऊपर हाथ लेके आते हैं तो लगता है कि हाँ बाइसेप्स टाइट हो गया, हार्ड हो गया, छोटा हो गया, एल्बो एल्बो का एंगल डिक्रीज हो जाता है। देन हम वापस नीचे लेके जाते हैं, एल्बो का एंगल बढ़ जाता है। बेंच प्रेस के अंदर सेम होता है, जब बेंच को ऊपर प्रेस करते हैं तो चेस्ट टाइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, नीचे लेके आते हैं एक्सपैंड होती है, स्ट्रेच होती है, तो मूवमेंट दिखता है। बट स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर मूवमेंट नहीं दिखता, इसीलिए हम इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जैसे प्लैंक्स है, अभी फोटो में अगर आप देखोगे तो ये प्लैंक पोजीशन है, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है और मोस्टली लोग जानते भी होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि अब जो है जनरेशन, जो आप लोगों की जनरेशन है, बहुत फिटनेस अवेयरनेस भी है उसके अंदर। हालांकि वो पढ़ाई वाली अवेयरनेस ज्यादा है, मींस ग्राउंड लेवल पे कम है, थियोरेटिकली ज्यादा हो गई है। पहले के लोग जाने अनजाने में ही फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा थे, उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता था कि उनका चलना फिरना काम करना बहुत होता था। आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल इस तरह की ऑटोमेटाइजेशन है, सारा सारा एआई पे है और सब चीजें रिमोट बेस्ड है, फिजिकल चीजें कम हो गई हैं। बट हाँ, आज की जनरेशन को नॉलेज बहुत है, थियोरेटिकली नॉलेज है। तो प्लैंक की बात कर रहे हैं, एक तरह से स्टैटिक स्ट्रेंथ का वर्क है। इसको भी अगर आप होल्ड करें तो कुछ ही देर के अंदर बॉडी पूरी कांपने लग जाती है, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बहुत हो जाता है, बहुत। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, आप कहीं भी लगा दो स्टैटिक डायनामिक में, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जुड़ेगी बिल्कुल। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली इन स्पोर्ट्स, बट इन सम स्पोर्ट्स इट इज अप्लाइड इन फेजेस। तो कुछ फेजेस के अंदर, ये कुछ स्पोर्ट्स के अंदर लग सकती है, जैसे साइक्लिस्ट है, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोर को बिल्कुल टाइट रख के टांगे चलती रहती हैं, वो आइसोटोनिक में आ जाएगा, आगे बताऊंगा। बट कोर जो है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहां पे। ट्रेनिंग पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होती है स्ट्रेंथनिंग के लिए। इंजरी हो जाए तो इंजरी से ठीक होने के बाद, जब उसका ठीक हो जाती है और एक पीरियड चल रहा होता है जहाँ पे हम उसको रीबिल्ड कर रहे होते हैं, मसल्स को रीगेन कर रहे होते हैं, एनर्जी को, वहां पे स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं, होल्डिंग एक्सरसाइजेस, इनको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आपको क्लासेस में, स्कूल में कभी ना कभी हाथ ऊपर करके खड़े रहने की पनिशमेंट सभी को मिली होगी। अब मुझे नहीं लगता शायद कोई बचाओ, अगर नहीं बच्चा, अगर कोई बच्चा होगा तो वेरी स्ट्रेंज, मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, सभी को मिलती मिलती थी पनिशमेंट। थोड़ी ही देर में, हाथों में कोई लोड नहीं है, कोई वेट नहीं है, हमारे ही हाथ है, हमारा ही वजन है, हम उठा सकते हैं। बट जैसे ही हाथों को ऊपर किया जाता है, ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे खींचता है, थोड़ी ही देर में हाथ जो है वो दर्द होने लगते हैं, कंधे दर्द होने लगते हैं, भयंकर दर्द होने लगते हैं। तो मसल तो काम कर रही है, लोड उनपे पड़ रहा है, बट दिख नहीं रहा। दीवार को धकेलने को कहा जाए, लोड में पड़ेगा बट दिखेगा नहीं। आप क्या कि बस खड़ी है, बोले बस को धक्का मारो, आप बस को धक्का मारोगे, बस 1 इंच आगे नहीं खिसकेगी, मगर आपकी पूरी ताकत लगेगी, कुछ ही सेकंड के अंदर हाथ भर जाएंगे, आप खुद पीछे हट जाओगे। क्या है एग्जाम्पल है स्टैटिक स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी हमने, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ सेम चीज है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मसल मूवमेंट नहीं दिखती है, बट मसल वर्क करती है, मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, मगर उनकी अंदर वो करता है। आइसोमेट्रिक मीन सेम लेंथ रहती है उनकी। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, लेंथ चेंज हो जाती है, एंगल चेंज हो जाता है। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डंबल, वेटेड प्लेट्स, isotonic exercises. Then third one is isokinetic exercise. Isokinetic is basically a combination of both isometric and isotonic.
तो ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर ये दोनों ही टाइप की एक्सरसाइज हो रही हैं, या तो कंपाउंड मूवमेंट्स हो रही हैं या मशीनरीज है। जैसे जिम्स के अंदर भी बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, अगर आप नहीं भी गए हो तो आपने देखी होगी कभी किसी मूवी में, किसी फोटो में, किसी वीडियो में, कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उस पर लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो कुछ बॉडी पार्ट तो स्टैटिक होता है उस पर, कुछ बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है। जैसे स्पिनिंग साइकिल है, स्पिनिंग साइकिल के अंदर भी जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं हमारे पैर चल रहे होते हैं, मगर हमारे हाथ और कोर रेस्टिंग पे होता है, बट स्टिल उन पे लोड पड़ रहा होता है। या क्रॉस ट्रेनर है, इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर, जिसमें हमारे पैर और हाथ चल रहे होते हैं, बॉडी बिल्कुल वहां स्टैटिक रहती है। तो कई सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो उन पे आइसोमेट्रिक हो रहा होता है, कुछ पार्ट्स पे आइसोटोनिक होता है। रोइंग है, नाव चलाना, नाव चलाने की तो सभी ने देखी होगी, रोइंग मूवमेंट देखी होगी फोटोज के अंदर, वीडियोस के अंदर। तो उसके अंदर चप्पू मार रहे होते हैं तो अपर बॉडी और हाथ चलते हैं ना, मगर लोअर बॉडी और कोर जो एब्डोमिनल एरिया वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है, बट उस पर लोड बहुत पड़ता है। तो ये क्या हुआ, आइसोकाइनेटिक हो गया। थोड़ा सा उसको और समझ लेते हैं। आइसोमेट्रिक इज आइसोमेट्रिक सेम लेंथ, नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, देख नहीं पाते हम ठीक से कि वो काम क्या हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे वॉल सेट है, दीवार के सारे खड़े हो गए, पैर मोड़ के चेयर पोज बना लिए। चेयर पोज की पनिशमेंट भी स्कूल में मिली होगी आपको कभी ना कभी। वॉल सेट है, चेयर पोज में आके थोड़ी देर में टांगे दर्द होने लगेगी, मसल्स वहां पे क्या है, वर्क कर रहे हैं। रिक्वायर लेस टाइम एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर क्या है कि भाई आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराने में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बॉडी ज्यादा लोड इस पे ज्यादा देर तक नहीं सह पाती, जल्दी थक जाएगी। या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप होल्ड करके नॉर्मली भी कर सकते हो अपने खुद के बॉडी वेट, खुद के रेजिस्टेंस से। यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी, जब इंजरीज हो जाती है, जब रिहैब में कोई प्लेयर जाता है, रिहेबिलिटेशन उसका चल रहा होता है, तब उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए, वापस रीगेन करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है। आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स आर द एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स। आर्चरी, बो को उठा लिया, होल्ड करा, बिल्कुल ऐसा एम बिल्कुल साधते, कई सेकंड्स तक, कई मिनट तक भी इवन होल्ड रखते हैं। तो क्या है, वो भी एक तरह से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, पूरे शोल्डर पे पूरा लोड आ जाता है। वेट लिफ्टिंग है, वेट उठाते हैं, होल्ड कर देते हैं, ऊपर ले जाके, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, चाहे एक सेकंड के लिए करें उसके बाद डाउन करा देते हैं, बट वो एक सेकंड का जो फेज हुआ आइसोमेट्रिक हुआ। जिम्नास्टिक्स, हैंड स्टैंड लगाना, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो इसका एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, बट डिस्टेंस मूव तो जीरो है, तो देयरफॉर वर्क डन इज जीरो, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वर्क तो होता ही है, यहाँ पे लोड तो बढ़ता ही है। आइसोटोनिक की बात करें तो आइसोटोनिक के अंदर जब लेंथ चेंज हो जाती है, टेंशन बढ़ती रहती है, उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। मसल लेंथ चेंज हो जाती है, मूवमेंट्स ऑफ मसल्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, दिखाई देता है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मसल की मूवमेंट दिखती है, पुशअप्स कर रहा है, कोई चिन अप्स कर रहा है, लॉन्ग बेंच प्रेस कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो दिखता है। लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स कैन बी सीन एंड कॉल्ड एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, छोटी होती हैं, टाइट हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन भी दो तरह का होता है, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन जब आप कंसेंट्रेट कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, मीन्स इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप डंबल कर्ल कर रहे हो, आपने डंबल उठाया हुआ है, या नॉर्मली आप डंबल कर्ल नहीं भी समझ पा रहे, अगर आपके आसपास कोई भी रिमोट है, मोबाइल है, कुछ भी, आपने उसको हाथ में पकड़ लो सीधा, और आप एल्बो से मोड़ते हुए हाथ को ऊपर लेके जाओ, जैसे बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आप ऊपर लेके जाने लगोगे तो आप फील करोगे आपका बाइसेप्स जो है वो हार्ड हो रहा है, धीरे धीरे टाइट हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर करो, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, फुल कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, पूरा ऊपर स्क्वीज कर दोगे, एकदम टाइट कर दोगे। दैट इज, ये जो धीरे धीरे आपका परसेंटेज बढ़ा ना, आपने धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया अपना, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आप वापस लेके आ रहे हो डंबल, जब आप धीरे धीरे नीचे लेके आओगे वापस, 100% से 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30, 20, 10, 0, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ हो गया। तो ये जब नीचे आया ना, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हटने लगा, एक्सपैंड करने लगा मसल, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि उस फेज में भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स पे रहता है, एकदम से ऐसा नहीं होता ऊपर उठाए छोड़ दिया तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन ही गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो इन दो फेज को बोलते हैं एसेंट्रिक एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये इसमें देखा जा सकता है कि भाई कौन सी मूवमेंट हो रही है। When we throw a ball, jump, run, weight training, these type of contraction occurs. तो ये different example दे दिए जहाँ isotonic contraction दिखता है। Exercise can be done with equipment or without equipment, खुद के body weight से भी की जा सकती हैं, कुछ equipment से भी की जा सकती हैं। Increase the flexibility and length of muscle and are good for conditioning in sports. Muscles की shape बहुत अच्छी कर देती है isotonic exercise. Isometric ताकत बढ़ाती है, isotonic definition बढ़ाती है, condition बढ़ाती है। जिम में जाके लोग एक्सरसाइज करते हैं, शेप बदल जाती है, अच्छे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हैं मसल्स के अंदर, जब मसल्स की लेंथ बढ़ेगी, मसल्स की टोनिंग बढ़ेगी, टोन अप हो जाएगी, तो पूरी बॉडी बेटर लगेगी।
आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जे पेरीन ने 1968 में इंट्रोड्यूस की थी, याद रखना जे पेरीन 1968। Exercises are done using specially designed machine and a combination of isotonic and isometric cells। तो कई सारी मशीन्स हैं जो स्पेशली डिजाइन होती हैं इसी तरह से जिनसे दोनों मूवमेंट्स वर्क करती है। जैसे स्पिनिंग बाइक का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो एक साइकिल आपको अपने उसके आगे फोटो पे दिख रही होगी। ये जो है ये बाइक ही है, साइकिल है, और इसमें क्या है, पैरों का मूवमेंट होगा उसका आइसोटोनिक दिखेगा, बाकी बॉडी जो आइसोमेट्रिक में रहेगी मगर वो भी साथ साथ वर्क करेगी। और कंप्लीट एक्सरसाइज को आइसोकाइनेटिक बोल सकते हैं। तो ज्यादातर आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो मशीन्स पे होते हैं जिनमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है रेंज ऑफ मोशन के साथ बॉडी को। These types of movements are usually applied in water sports, skating, climbing, running, etc। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर ही सबसे ज्यादा यूज होती है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स है या स्केटिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग एक्सेट्रा। जब वाटर स्पोर्ट रहा, अगर स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में लिम्स आपके चल रहे होते हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपकी गर्दन भी चल रही है, बट आपका जो टोर्सो है वो एकदम स्टैटिक पोजीशन में रहता है। उस स्टैटिक पोजीशन में मोस्टली मतलब ऐसा नहीं है कि 100% रहता है, तो बट स्टिल उसके ऊपर एक लोड रहता है, उसके भी स्ट्रांग होना, स्ट्रेंथन होना जरूरी है। उसको हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि उसमें आइसोमेट्रिक चल रहा होता है साथ साथ। ऐसे ही स्केटिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, वगैरह वगैरह। कुछ पार्ट बॉडी के जो है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं, कुछ पार्ट जो है वो आइसोटोनिक फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। हमने स्ट्रेंथ पार्ट पढ़ा, देन आता है एंड्योरेंस। बट एंड्योरेंस जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अभी 5 मिनट में आपके एक्टिविटी आज होना है और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको शुरू कराऊं और बीच में फिर जो है हमें एक्टिविटी पे जाना पड़े इसको खत्म किए बिना। क्योंकि एक टॉपिक को एक गो में समझने में ज़्यादा बढ़िया रहता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसको जो है अभी हम यहीं तक रखेंगे। बात कर लेते हैं आज के एक्टिविटी की। फिट इंडिया, फिट फ्रीडम रन, आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत जो आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कि आपकी चलेंगी अभी 2